रहे हो कि लगभग सभी सोशल साइट्स पर एक वायरल है ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें दिखाया गया है कि आने वाले कुछ महीनों में उम्मीद कर सकते हैं कि शायद एग्जाम्स होंगे। अब मुझे नहीं पता वो फेक है या वो ठीक है वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन आई है तो इतना मान के चलो कि अब ना सही कभी ना कभी आगे जाके एग्जाम जरूर होंगे। तो अपनी तैयारी ऐसी रखना कि 4-6 महीने बाद जब कोरोना खत्म हो जाएगा और एग्जाम होंगे तो तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस टाइम को, इस दौर को अपनी लाइफ में एक ऐसा दौर बना लेना कि कभी याद करो भविष्य में, आज से 5-10-20 साल बाद, कि हम लोगों ने, जब सब लोग सोए हुए थे, तब हम लोगों ने मेहनत करके और लाइफ में वो मुकाम हासिल किया जिसकी इच्छा कभी थी, जिसका कि सपना देखा था। तो सभी लोग बहुत मेहनत से पढ़ते रहो। ये आज की मेहनत कुछ साल बाद तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगी और फिर जब इस स्ट्रगल पीरियड को याद करोगे तो हमेशा एक खुशी के एहसास के साथ तुम्हें इसकी याद आएगी। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को, हम लोग एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर चुके थे, कई दिन से बातचीत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत। सल्तनत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मुखिया सुल्तान था और जैसे राजा का राज्य होता है ऐसे सुल्तान की जो टेरिटरी होती है उसे सल्तनत कहा जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत थी जिसमें स्टार्टिंग में राजधानी दिल्ली ना बना के लाहौर बनाई थी, जिसकी स्थापना का श्रेय तो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन ऐबक उतना चालाक कह लीजिए या कह लीजिए कि उतना लकी भी नहीं रहा, इसलिए महज 4 साल बाद एक गेम खेलते टाइम घोड़े से गिरकर उसकी डेथ हो गई और उन 4 सालों में उसने चुटपुट सा जो भी काम किया जिसके बिहाफ पर हम कहते हैं कि ऐबक ने इस नए दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना का जो श्रेय गया वो इससे अगले आदमी को गया जिसका नाम था इल्तुतमिश। कल हमने पूरा डिटेल से उनकी कहानी को, मैं 2 दिन पढ़ा चुकी हूँ, पहले कहानी सुनाई थी, कल पूरी स्लाइड्स के माध्यम से उसके नोट्स मैंने आपको बनवा दिए थे। तो इल्तुतमिश एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने जान डाल दी अपनी सल्तनत में, जिसने अपने टाइम में सिक्के चलवाए, जिसने परमिशन ली खलीफा से, जिसने 40 तुर्क सरदारों का तुर्कान ए चहलगानी एक ऐसे संगठन का उसने निर्माण किया जो उसके लिए बहुत हेल्पिंग हैंड रहे और अगले 25-26 सालों तक वो बहुत बढ़िया तरीके से राज कर पाया। किस्मत ने भी उसका साथ दिया। कहते हैं जो हिम्मत करता है किस्मत उसी का साथ देती है और उसी की किस्मत के कारण यलदौज के ऊपर ख्वारिज़्म शाह का अटैक हुआ। यलदौज भागा भागा तराइन आया और उस युद्ध में मारा गया। ऐसे ही फिर कुबाचा ने गड़बड़ कर दी और कुबाचा को भी सेनाएं भेज के उसका चैप्टर भी क्लोज। ऐसे ही फिर ख्वारिज़्म शाह के पीछे पड़ गया चंगेज खां। चंगेज खां के भय के कारण ख्वारिज़्म शाह का बेटा, जिसका नाम क्या था, एक इंपॉर्टेंट आदमी मंगबरनी, भारत में शरण लेने आया लेकिन उसको शरण नहीं दी और उनके दूत का भी मर्डर कर दिया था इल्तुतमिश ने। 1221 की घटना। इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था जो कि एक्सपायर हो गया, मारा गया और उसी की याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो इंडिया का पहला मकबरा भी बना, वो बनवाया था दिल्ली में। इसके बेटों में लायक बेटे कई थे लेकिन लायक बेटा इसका मारा गया था और इसका आगे जो दिख रहा था इसको कि भाई कल को मैं जब चला जाऊंगा तो मेरी सल्तनत का मालिक कौन होगा, वारिस कौन होगा, कोई भी बेटा लायक नहीं लगा। तो इसने लास्ट डेज में मरने से कुछ पहले कहा कि मेरी बेटी अगली शासिका बनेगी। ये बात उस टाइम के ना तो उलेमा वर्ग को पसंद आई और ना ही अमीरों को, क्योंकि किसी महिला की स्थिति ऐसी होना कि वो हेड ऑफ द स्टेट बने, ये उस टाइम के इस्लामी कानून के खिलाफ था। महिलाओं की स्थिति आप समझ सकते हैं कि इस्लामिक जो कानून थे उनमें महिलाओं की इंपॉर्टेंस नहीं थी उतनी जितनी की एक राजा की होनी चाहिए। तो शासिका के फॉर्म में वो कभी उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए और खुद उसके पीएम ने, जो उसका प्रधानमंत्री रहा होगा, उसने भी इसको अपोज किया कि महाराज आप ठीक नहीं कर रहे हैं, जैसे भी आपके बेटे आप उन्हीं को योग्य नहीं है तब भी उत्तराधिकारी उन्हीं को बनाइए। लेकिन 26 साल की कड़ी मेहनत से जिस सल्तनत को, जिस प्रॉपर्टी को खड़ा किया था इल्तुतमिश ने, उन्हें लगा कि अगर इनको संभालने वाला ही लायक आदमी नहीं होगा तो फिर क्या फायदा मेरी इस पूरी मेहनत का। तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही लास्ट डेज में कह दिया कि मेरी बेटी अगली शासिका बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ना तो दिल्ली के अमीर इस बात को पचा सकते थे कि किसी महिला के सामने वो सर झुका के खड़े रहे या महिला उनको ऑर्डर दे और वो उस काम को करे, और कहा गया कि ये शरीयत के भी कानूनों के, मतलब धर्म के अकॉर्डिंग भी ठीक नहीं है। तो अमीरों को और ये लगा लो जो उस टाइम का उलेमा वर्ग था, उन्हें ये बात रास नहीं आई और उन्होंने कहा कि ये शासिका नहीं बन सकती। तो रजिया सुल्तान शासिका नहीं बनी थी पिताजी की डेथ के तुरंत बाद। फिर कौन बना? रजिया सुल्तान का एक भाई था जिसको कि हेड बना दिया गया, उसका नाम था रुकनुद्दीन। जैसे बनना था रजिया को, लेकिन रजिया का महिला होना इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर साबित हुआ और इसके सब गुणों पे भारी पड़ा इसका औरत होना, क्योंकि सिर्फ औरत होने के कारण ही इसकी गद्दी इसको मिल नहीं पाई थी। मिली थी लेटर स्टेज में लेकिन वो भी टिक नहीं पाई थी। रजिया सुल्तान का एक भाई था जिसका नाम था रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन, इन दोनों के पिताजी तो एक थे पर दोनों की माँ अलग अलग थी। आप जानते हैं ना उस टाइम में भी कल्चर था कि एक ही राजा एक ही सुल्तान बहुत सारी विवाह, बहुत सारी शादियां करता था, तो पिता तो दोनों का एक है लेकिन माँ दोनों की अलग है। अब जो ये रुकनुद्दीन हेड बना, ये क्यों बना? क्योंकि ये योग्य नहीं है लेकिन आदमी है, क्योंकि आदमी है तो इसको प्रेफरेंस में रखा गया। रुकनुद्दीन हेड चलिए, तो रुकनुद्दीन हेड बना दिया। अब ये जो रुकनुद्दीन है ना, इसकी माँ है एक जिसका नाम है शाह तुर्रान। एक बहुत ही नालायक टाइप की महिला है क्योंकि इसको कोई नॉलेज नहीं है, शासन कैसे चलाना है इसको नहीं पता। जैसे ही बेटा हेड बना, अभी बेटा भी महानालायक है। हिस्ट्री में तो ये भी लिखा है कि ये शराब बहुत ज्यादा पीता था, बहुत ही ज्यादा, इसको कोई होश नहीं था। राजा जो होना चाहिए ना वो योग्य होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए, उसको अकल होनी चाहिए, इसमें कोई समझ नहीं थी। ये एसी ऑन क्यों नहीं है? तो
अच्छा लाइट नहीं है, ठीक है। इसको कोई समझ नहीं थी रुकनुद्दीन को, तो रुकनुद्दीन की जो माँ थी ना शाह तुर्रान, अब होता है ना कि भाई मूर्ख आदमी को अगर हेड बना दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेगा। इस शाह तुर्रान ने, नालायक तो थी ही उतनी, कोई राजा या बेटे की जगह शासन संभाल नहीं सकती थी। एक याद करो हमारी नायिका देवी थी जिसने अपने बेटे के बिहाफ पे खड़े होकर गौरी को भी हरा दिया था, और एक ये शाह तुर्रान थी अपने बेटे की जगह शासन चलाने लगी, और नाम चलेगा रुकनुद्दीन का लेकिन काम ये करेगी। इसने क्या टारगेट बनाया कि अब तो मैं शासिका हूं और जैसा मेरा मन करेगा, मेरा बेटा राजा है, मैं वैसा करूंगी। जिसने कभी भी जीवन में इसके साथ गलत व्यवहार किया या इसको मान लीजिए डांटा या कुछ भी किया, इसने उनको चुन चुन के बदले लेने स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल निरंकुश शासन, जिसको मन करती उसका हाथ कटवा देती, जिसका मन करता उसको फांसी की सजा। इस तरह से शासन थोड़ी चल सकता है। कुछ दिन हो सकता है कि गलती से आप राजा के रूप में बैठे रहे, लेकिन लंबे नहीं टिकेंगे, और इसीलिए लोग परेशान हो गए और धीरे धीरे करके इस नालायक, क्योंकि इसमें लायकियत नहीं है, कि खबरें चर्चे हर जगह फैल गए, और इसी कारण अलग अलग इंडिया के जो प्रांत थे ना दिल्ली सल्तनत में, जैसे दिल्ली सल्तनत में लाहौर भी था, दिल्ली सल्तनत में पंजाब भी था, दिल्ली सल्तनत में मुल्तान भी था, सिंध भी था, बहुत सारे इलाके थे, कन्नौज भी था। तो यहाँ धीरे धीरे करके विद्रोह भड़कने लगे। भाई ये कैसा राजा है, एक ऐसा शासक है, हम इसको सुल्तान नहीं मानते। तो जब ये बहुत ज्यादा भड़कने लगे तो रुकनुद्दीन को खबर मिली कि भाई ऐसे ऐसे लोग आपके एंटी हैं, ये जो सरदार है, तो ये उनको दबाने के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। अब जब ये सेना लेकर निकल पड़ा तो जो दिल्ली थी राजधानी वो खाली हो गई। उस मौके का फायदा उठाया इस महिला ने, रजिया सुल्तान ने, और रजिया सुल्तान एक दिन लाल रंग के कपड़े धारण करके और पूरे भरे बाजार में जहां सब आदमी औरतें आम जनता थी उनके बीच पहुंच गई, और वहां इसमें राजमहल में भी इसने ये काम किया और बाहर भी जनता के बीच में भी, और कहा कि देखो मेरे पिताजी की इच्छा थी, क्योंकि मेरे भाई लायक नहीं थे कि मैं शासिका बनूं, लेकिन महिला होने के कारण मुझे शासिका नहीं बनने दिया गया, और मेरे एक नालायक भाई रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। और वो उसका जो व्यवहार है, जो उनकी माँ जो हेड बन गई है, ये बिल्कुल गलत है, और मैं नहीं चाहती कि पिताजी की इतनी बनी बनाई संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी या ये जो राज्य है, जो सल्तनत है, ये तबाह हो जाए। इसलिए अगर आप साथ देंगे तो मैं शासिका बनने को तैयार हूँ। जो उसका बातचीत करने का तरीका था ना, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जनता को लगा कि सच में ये योग्य महिला है, और था भी ऐसा, वास्तव में ये योग्य थी। उन्होंने कहा ठीक है, हम रुकनुद्दीन से अपनी छुट्टी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप ही अगली शासिका बने। जनता ने पसंद किया था रजिया सुल्तान को। लाल कपड़े धारण करके इसलिए गई थी क्योंकि क्रांति का रंग होता है लाल, विद्रोह करना है, विरोध करना है, तो लाल रंग का यूज कर सकते हैं। तो जनता ने इसको पसंद किया, और जब तक इसका भाई बाहर था ये दिल्ली की सल्तनत की मालिका बन गई, ये रजिया सुल्तान बन गई। रजिया सुल्तान बन गई सुल्तान, भाई को पता चला, रुकनुद्दीन भागा भागा वापस आया, आते ही उसका मर्डर करवा दिया गया। ये नॉर्मल बात थी तब, ये कोई ये नहीं गलत था सही था, ये बिल्कुल नॉर्मल था। एक जो भी सुल्तान बनेगा दूसरा जो उसकी टक्कर में आएगा उसको वो मरवा देगा। तो रुकनुद्दीन का पत्ता साफ, रुकनुद्दीन साफ, तो फिर शाह तुर्रान क्या करेगी? यानी अब दिल्ली सल्तनत की मालिका कौन बन गई? रजिया सुल्तान। 4 साल इसने राज किया, हो सकता है 40 साल करती, पर महिला होना इसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हुआ, और रजिया जो 1236 में शासिका बनी थी सिर्फ 4 साल ही राज कर पाई। क्योंकि एक बार तो इसको राजा के रूप में लोगों ने मान लिया, लेकिन जब ये रोजमर्रा में आने लगी अपने राजमहल में, राज दरबार में, जैसे दरबार में आती तो वहाँ उलेमा खड़े होते, वो इस्लामी कानूनों को बताने वाले, शरीयत की बातें करने वाले, वहाँ सरदार होते, मलिक होते, सिपह सालार। तो भाई सबको जब शासिका आएगी तो सर झुकाना पड़ेगा ना, एक कहीं ना कहीं भाई कि आप हमसे सुप्रीम हैं, आप जो है हमारी लीडर है। तो किसी महिला को उस पद पे देखना नागवार गुजरा उस टाइम के अमीरों को, और रजिया सुल्तान के खिलाफ भी धीरे धीरे करके विद्रोह भड़कने लगे। ये विद्रोह करने वाली जनता नहीं थी, ये सरदार थे, ये मलिक थे, ये सिपह सालार थे, ये अमीर थे, क्योंकि महिला उन्हें पसंद नहीं थी कि हमारे ऊपर राज चलाए या हमें रूल्स बताए या हमसे काम करवाए। तो ये चीजें इसको पसंद नहीं थी अमीरों को, सरदारों को। तो 1236 से 40 का जो दौर था, बहुत ज्यादा विद्रोह हुए, कभी कहीं विद्रोह कभी कहीं। तो विद्रोह होने लगे तो इसके दिमाग में एक बात आई कि जो ये तुर्क सरदार है ना, ये अपने आप को हीरो समझते हैं, और क्योंकि तुर्क सरदार सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तुर्क ही अमीर थे, तुर्क ही सरदार थे। तो इसने दिमाग दौड़ाया और इसने कहा अगर तुर्कों की टक्कर में दूसरी कम्युनिटी में खड़ी कर देती हूं तो ये तुर्क अपने आप सीधे हो जाएंगे। इसीलिए रजिया सुल्तान ने गैर तुर्क जो लायक लोग थे इनको ऊंचे पद देना शुरू कर दिया। जब गैर तुर्कों को पद मिलने लगे तो इस बात से तुर्क सरदार और चिढ़ गए कि ये औरत तो हमारी टक्कर में दूसरी कम्युनिटी को ले आई, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी इंपॉर्टेंस तो खत्म हो जाएगी। इसलिए और ज्यादा विद्रोह भड़कने लगे। ऐसे विद्रोह जगह 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 भड़कने लगे। इसके अलावा जैसे इसी पॉइंट में जोड़ दें, एक आदमी था जिसका नाम था याकूत। याकूत एक गैर तुर्क था। कहते हैं रजिया सुल्तान ने इस याकूत को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि ये सब तुर्कों पे भारी पड़ने लगा, यानी इसके हिसाब से शासन चलने लगा, और इसको बना दिया अश्वशाला का प्रधान। अमीर ए आखूर, आखूर थी अश्वशाला, यानी पूरी जो घोड़ों की सेना है ना उसका हेड बना दिया याकूत को, जो कि गैर तुर्क था। अब तुर्की सरदार इस बात को बिल्कुल भी पचा नहीं पाए, और याकूत से चिढ़ता था हर कोई। इसी दौर में जब ये सब चल रहा था ना, तो कहीं कहीं पे लाहौर, सिंध, मुल्तान, पंजाब, हर जगह विद्रोह कि भाई गैर तुर्क को कैसे बना रही हो, तुर्क को क्यों नहीं बना रही हो, और तुम गलत तरीके से काम कर रही हो, शरीयत के खिलाफ जा रही हो। जैसे ये कपड़े पहन के आती तो आदमियों वाले कपड़े पहनती थी, ये औरतों वाले कपड़े नहीं पहनती थी, वो बुरका नहीं। जो इसके पिताजी की ड्रेस थी ना, सेम वैसी ड्रेसेस इसने बनवाई, और आदमियों की तरह पूरी इसकी चाल ढाल, और वैसे ही पूरा जैसा कपड़ा था, चोगा पहनना, जैसा कोई सुल्तान था, सेम वैसी कॉपी मान लीजिए रजिया सुल्तान को। तो ये सब बातें लोगों को गवारा थोड़ी थी, जनता तो धीरे धीरे चलो फिर भी मान लेगी, लेकिन जो अमीर वर्ग है, जो तुर्की सरदार है, वो इस बात को नापसंद कर रहे थे। और फिर इसकी दूसरी गड़बड़ कि इसने गैर तुर्कों को ऊंचे पदों पर बैठा लिया, अमीर आखूर बना दिया याकूत को। वो धीरे धीरे विद्रोह जानबूझ के भड़कवाने लग गए। दिल्ली के सरदार कभी लाहौर वाले को कह रहे हैं कि तू कोशिश कर और इसके खिलाफ क्रांति कर, विद्रोह कर। तो ये जगह जगह जब ये सब चल रहा था, तो इसी दौर में भटिंडा मतलब आज का पंजाब वाला इलाका, भटिंडा में एक गवर्नर था, इसने भी विद्रोह कर दिया। इसका नाम था अल्तुनिया। तो ये तुर्क था
और वो पद दे रही थी गैर तुर्क को, यानी याकूत गैर तुर्क था। तो अल्तुनिया ने जब ये विद्रोह किया, दिल्ली से भटिंडा तो पास ही तो है भाई, आज भी आप देखो भटिंडा पंजाब इतना दूर नहीं दिखता, तो उस टाइम तो ये लगा लीजिए घोड़ों पे इतनी पास जाना बहुत नॉर्मल दिखता था, क्योंकि तब तो लोग उत्तर से दक्षिण भारत जाया करते थे, उसको दूर मानते थे। तो ये फटाफट विद्रोह को दबाने के लिए जैसे ही अपने घोड़े पे सवार होकर निकली, भटिंडा पहुंची, ये थी और याकूत था। याकूत का मर्डर कर दिया अल्तुनिया ने, यानी जिसको इसने इंपॉर्टेंस दे रखी थी याकूत, इसका मर्डर कर दिया। किस आदमी ने? अल्तुनिया ने। अल्तुनिया ने इसका मर्डर करके रजिया को बंदी बना लिया। रजिया को बंदी बना लिया तो रजिया ये मान लो शासिका बंदी बन गई। तो जैसे ये खबर दिल्ली पहुंची कि रजिया सुल्तान तो बंदी बना ली, किसने? अल्तुनिया ने। तो दिल्ली के तुर्क सरदार खुश हो गए, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, कोई ना कोई राजा तो बनाना पड़ेगा और इन्हीं के वंशज को किसी को राजा बना देते हैं, मर्जी हमारी चलती रहेगी। रजिया का एक नालायक भाई था बहराम शाह, जैसे पहले हमने पढ़ा था ना, शाह तुर्रान का बेटा, क्या नाम था उसका? शाह तुर्रान, वो महिला, उसका बेटा था रुकनुद्दीन, रजिया रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन भी लायक नहीं था, फिर रजिया बनी, लेकिन रजिया को बंदी बना लिया और रजिया के साथ किसकी हत्या कर दी? इसके साथ जो याकूत था, अमीर आखूर। और फिर जैसे ही बहराम शाह दिल्ली की सल्तनत का मालिक बना, ये खबर उड़ते उड़ते पंजाब भी आ गई, भटिंडा भी। अब रजिया ने देखा मौके का फायदा उठाने का टाइम आ गया, तेज दिमाग थी ही। इसने, रजिया ने इस गवर्नर को कहा कि तू कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, तुझे क्या मिला? तूने याकूत को मारा, चल कोई बात नहीं, गैर तुर्क था, तू चिढ़ता था, तूने मुझे बंदी बनाया, तुझे क्या मिला? भाई तू जो कर रहा था तो तुझे कम से कम प्रॉपर्टी तो हड़प लेनी चाहिए थी, तुझे क्या फायदा हुआ? तू कल भी नौकर था, तू आज भी नौकर है, तुझे कोई फायदा नहीं हुआ। चाहे तूने याकूत को मारा, चाहे मुझे बंदी बनाया, तेरा बेवकूफ बना के और दिल्ली में बहराम शाह राजा बन गया, तुझे क्या हासिल हुआ? तो सच में अल्तुनिया को लगा यार मैं बेवकूफ बन गया, सच में मैंने याकूत को मारा, मैंने इसको जो शासिका इसको बंदी बनाया, यानी जो खतरा था भाई बंधुओं का, उनके लिए तो मैं दुखी हो रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं मर रहा हूं, और फाइनली फायदा किसको मिल रहा है? बहराम शाह को या तुर्क सरदारों को, जिन्होंने उसको बना दिया। तो अब अल्तुनिया को लगा कि ठीक कह रही है ये महिला, और मुझे दिल्ली की गद्दी पर राज करना चाहिए, मेरी तो लायकियत इतनी है, क्योंकि शासिका को मैं ही तो पकड़ के लाया हूं, मैंने ही तो बंदी बनाई है। और इसने, ये जो महिला है रजिया, ये भी बहुत चालाक है। इसने कहा कि देखो वो लोग मुझसे इसलिए चिढ़ते हैं, मैं लायक तो हूं, लेकिन मैं गैर तुर्कों को इंपॉर्टेंस देती हूं और मैं एक महिला हूं। अगर ये दोनों पॉइंट हट जाएं कि भाई मैं महिला हूं, अब ये तो खत्म नहीं हो सकता, जेंडर तो चेंज कैसे होगा, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे आदमी से शादी कर लूं जो तुर्क हो तो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी तो बन जाएगी। तो रजिया ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, अल्तुनिया तुर्क भी हो, मैं शासिका हूं, मेरे हस्बैंड हो, तो ठीक है, उनको दिक्कत है मुझसे ना, एक काम करते हैं, मैं नहीं जाऊंगी दरबार में, तुम चले जाना, तुम बन जाओ शासक, तुम बन जाओ सुल्तान। तो अल्तुनिया खुश हो गया, क्योंकि अल्तुनिया छोटी सी पोस्ट पे बैठा था, ये तो भटिंडा का गवर्नर ही तो था, कौन जानता था इसको। इसने तुरंत से, अल्तुनिया ने रजिया से शादी कर ली और दोनों अपनी सेना लेकर निकल पड़े दिल्ली की तरफ, कि दिल्ली जाके और बहराम शाह को मारेंगे और गद्दी हथिया लेंगे। लेकिन बहराम शाह और अमीरों को ये बात पहले पता चल गई, पहले चुगलखोर भी तो बहुत थे ना, यहाँ की बातें वहां बहुत जल्दी होती थी, क्योंकि राजा अपनी हर जगह पे कहीं ना कहीं इस तरह के आदमी रखते थे जो खबरों को इधर से उधर करते थे। तो ये बात पहले ही दिल्ली पहुंच गई कि रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली, वो एक तुर्क है और वो आके अपना हिस्सा जो है वापस लेगी, वो छोड़ेगी नहीं जिन लोगों ने गड़बड़ की। तो बहराम शाह और दिल्ली के तुर्क अमीरों ने और सरदारों ने प्लान बनाया कि दिल्ली पहुंचने ही ना दिया जाए, और रास्ते में ही रजिया और अल्तुनिया को, अब ये झूठी बात है लेकिन फिर भी लिखते हैं कि डाकुओं ने पकड़ लिया, डाकुओं ने इनको पकड़ लिया और इनका मर्डर कर दिया। कहीं कहीं लिखा है कि ये डाकू के भेष में इसका खुद के भाई बंधु थे, तो इसी के भाई बंधुओं ने, तुर्की सरदारों ने, अमीरों ने टारगेट बना के, भाई सबको पता था कि भटिंडा से दिल्ली ये रास्ता जाएगा, तब ऐसे 1000 रूट थोड़ी थे, तब तो एक कच्चा रास्ता हुआ करता था, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया रास्ते में घेर के और अपनी बहन को और अपने जो कि शासक बन सकता था अल्तुनिया को, इन दोनों का मर्डर कर दिया। यानी दो बड़े कैरेक्टर खत्म हो गए, याकूत जिसका मर्डर किया था अल्तुनिया ने, और फिर अल्तुनिया का मर्डर कर दिया डाकुओं ने, या शायद रजिया के भाइयों ने। रजिया को भी मार डाला गया ना, ये इंपॉर्टेंट है ना ये, लेकिन रजिया इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका मकबरा बना। कैथल के निकट इसको मारा गया था हरियाणा में, तो भटिंडा पंजाब और जहां इसका मर्डर हुआ वो हरियाणा, अगला टारगेट दिल्ली बनता, लेकिन उससे पहले ही इसका चैप्टर क्लोज हो गया। अब अमीर फ्री हो गए कि अब हमें कोई डर नहीं, ना रजिया आने वाली, ना अल्तुनिया, ना याकूत। उन्होंने खुली तरह से बहराम शाह को राजा या सुल्तान घोषित कर दिया। तो देखो 4 साल में क्या कुछ हो गया। जब तक पिताजी थे तो कैसी प्रॉपर्टी, कितना बढ़िया कामकाज चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। इन 4 सालों में ढेरों विद्रोहों का सामना करके फाइनली मौत को गले लगाना पड़ा, ना चाहते हुए, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान की मौत के बाद 40 में चली गई ना वो, अगला राजा, अगला शासक, अगला सल्तनत का मालिक बनता है बहराम शाह। ये लायक नहीं है, इसलिए राज कर ही नहीं पाएगा। भाई नालायक कितने दिन राज करेगा, बना दिया इसको हेड अमीरों ने, लेकिन फिर कहा यार इसको तो डिसीजन मेकिंग किसके लिए नहीं है, तो उन्होंने कहा काम करते हैं, एक नई पोस्ट बनाते हैं, उस पोस्ट पे एक ऐसा लायक आदमी बिठाएंगे जो सच में डिसीजन मेकर होगा, लेकिन वो राजा नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सुल्तान का संरक्षक है। वो संरक्षक हिंदी भाषा में, इनकी भाषा में नायब ए ममलिकात, ये नई पोस्ट बना दी गई। देखो ध्यान से, क्या पोस्ट है? नायब, नायब ए ममलिकात, ये नई पोस्ट क्रिएट की गई और कहा गया ये जो भी राजा होगा या शासक होगा उसका संरक्षक है, उसका केयर टेकर है, जो भी हेड बनेगा। अब हेड कठपुतलियों को बनाया जाएगा और असली पावर यूज करेगा नायब ए ममलिकात। ये नई पोस्ट क्रिएट की गई है ताकि अब नालायक राजा भी देखने में राजा बने रहे, पीछे से सारी पावर ममलिकात के हाथ में। तो बहराम शाह के टाइम में फर्स्ट टाइम नायब ए ममलिकात, फिर लेटेस्ट स्टेज तक चला ये बना दिया गया, और जो ये बनाया गया ना आदमी, उसका नाम है एतगीन। ये फर्स्ट नायब ए ममलिकात है, फर्स्ट एतगीन। नायब ए ममलिकात जो कहता वही राजा को करना पड़ता। ये बात बहराम शाह
शाह को रास नहीं आई और बहराम शाह ने चिढ़ के एक दिन इसका मर्डर कर दिया। 2 ही साल हुए थे, 40 से 42, इसने एतगीन को, जो कि फर्स्ट संरक्षक था, नायब ममलिकात था, इसका मर्डर कर दिया। जब इसका मर्डर किया तो चुभी बात सरदारों को, क्योंकि सरदारों में ही तो एक आदमी यहाँ बनता था, और सरदारों ने कहा कि आज इसने इसका मर्डर किया, कल ये हमारा मर्डर करेगा, इसी को मार डालो। और उन्होंने बहराम शाह का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। 1242 में बहराम शाह का मर्डर तुर्क अमीरों ने, सरदारों ने कर दिया, क्योंकि इसने किसको मारा था? एतगीन को। एतगीन कौन था? एतगीन था फर्स्ट नायब ममलिकात। अब 1242 में जब बहराम शाह मर गया तो इसके बाद बना है एक आदमी जिसका नाम है मसूद शाह। ये बहुत छोटे कैरेक्टर है। अब ये मसूद शाह कौन है, हम एक बार वापस देखते हैं। अभी हमने देखा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन कौन बना था? इल्तुतमिश। इसके बाद बननी तो रजिया थी, लेकिन इसके 3 कैरेक्टर, मैंने इसके 3 बच्चों के नाम तुम्हारे सामने रखे। एक का नाम था रुकनुद्दीन, जिसकी मां ने गड़बड़ की थी। एक आदमी का नाम था रुकनुद्दीन के बाद ये था बहराम शाह, यहाँ बहराम शाह, और बीच में एक कैरेक्टर कौन आई? वो महिला रजिया सुल्तान। इन तीनों के पिताजी थे इल्तुतमिश। यानी अब तक बाप बेटा ये राज कर रहे हैं, लेकिन अब इसका कोई भी लड़का लायक नहीं, और इसके पोते बड़े हो गए, तो इसका पोता है मसूद शाह, इसको हेड बना दिया गया। मसूद शाह किसका पोता है? ये इल्तुतमिश का। ये हेड बन गया, लेकिन मसूद शाह भी लायक नहीं है, फिर भी जैसे तैसे काम को खींच गया। 1242 से 1246 तक 4 साल इसने राजपाट संभाला, और क्या संभाला? वही नायब ममलिकात ही हेड बने रहे। आदमी बदलते गए, पोस्ट वही इंपॉर्टेंट बनी रही। ये सब ठीक ठाक चल रहा था, भाई गाड़ी किसी तरह खींच रही थी। इसी दौर में धीरे धीरे करके वो जो 40सा संगठन था ना इल्तुतमिश का, तुर्कान ए चहलगानी, 40 लोग, इनमें एक आदमी धीरे धीरे लायक होने के कारण ग्रोथ करता गया, और धीरे धीरे करके वो बहुत लायक बन गया। उस आदमी का नाम है बलबन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसके अंदर बल था। ये तेज बुद्धि का आदमी था, गुलाम था पहले। ये बलबन जो है ना, इल्तुतमिश का गुलाम था। देखो मैंने बताया था इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। तो गौरी ने खरीदा ऐबक को, ऐबक ने खरीदा इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश ने कभी खरीदा था बलबन को। लेकिन इल्तुतमिश का चैप्टर तो क्लोज हो गया। अपनी लायकियत के दम पे बलबन पहले एक छोटा सा सिपाही, फिर ऊपर, फिर फाइनली जाके 40सा का मेंबर बन गया, और 40सा में भी नंबर 1 पे आ गया। अब ये हेड बनेगा, जैसा ये चाहेगा वैसा होगा। बलबन जब धीरे धीरे 40सा में उभर रहा था, तभी 1246 में नया राजा बनाया जाता है नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद ये 1246 में राजा बनता है। ये भी इल्तुतमिश का पोता ही है। तो इल्तुतमिश के 3 तो बच्चे हमने पढ़े, फिर उसका पहला पोता पढ़ा, वो कुछ खास कर नहीं पाया, 4 साल वो बना रहा, मसूद शाह। अब उसका दूसरा पोता आ गया नासिरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश का पोता जब राजा बनेगा ना, तो धीरे धीरे नंबर 1 पे ताकतवर आदमी इसके पैरेलल में खड़ा है बलबन। बलबन को लगा कि यार क्यों इसको मारना, मार के मुझे क्या मिलेगा, वैसे भी राजा की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्यों ना मैं हेड बन जाऊं, संरक्षक बन जाऊं इसका। और नायब ए ममलिकात की पोस्ट पर आ गया बलबन, और सारी मर्जी चलने लगेगी उसी आदमी की, उसी पोस्ट की, जिसका नाम है नायब ए ममलिकात, यानी वो संरक्षक है। तो बना रहेगा राजा, मेरा क्या बिगड़ेगा? राजा को तो बल्कि कोई मर्डर भी करेगा, नायब की कोई मर्डर भी नहीं करेगा। तो नायब की पोस्ट पे आराम से अपनी मर्जी से राजपाट चलाया। 1246 से कहीं 65 लिखा है, कहीं 66 लिखा है, लगभग 20 साल बलबन संरक्षक के रूप में रहा। बलबन बहुत चालाक आदमी, बहुत चालाक। बलबन ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी, नासिरुद्दीन महमूद के साथ। तो वैवाहिक संबंध बना लिया। वैवाहिक संबंध है तो एक तरह से ये इसके ससुर भी बन गए। कौन? बलबन। बलबन इसके ससुर हैं। तो अपने ससुर को इन्होंने उपाधि दी। इन्होंने कहा आप उलूग खां की उपाधि से आपको नवाजा जाएगा। उलूग खां काफी बड़ी उपाधि थी। यानी देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो वो संरक्षक है, नायब ममलिकात है, तो उसी की मर्जी चलनी है। अपनी बेटी से शादी कर दी, और फिर एक डिग्री, एक पद मिल गया, जिसे एक पदवी मिल गई, उपाधि मिल गई, जिसका नाम है उलूग खां। तो उलूग खां की उपाधि से किसने नवाजा? नासिरुद्दीन महमूद, जिसने कि किससे शादी किया? बलबन की बेटी से। 20 साल बहुत बढ़िया कटे। कहते हैं ये आदमी इतना शरीफ था नासिरुद्दीन महमूद कि इसको संत महात्मा टाइप का राजा मान लेते हैं, सुल्तान। इनफैक्ट एक राइटर ने तो कहा है कि ये आदर्श सुल्तान था, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही ज्यादा सोबर, डिसेंट टाइप का आदमी। ना इसको किसी पे अटैक करने की इच्छा, ना कोई मेरे बराबरी में आए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका सारा कामकाज कौन देख रहा था? बलबन। बलबन बहुत चालाक आदमी था। अपनी बेटी को भी सेटल कर दिया, भाई सुल्तान की पत्नी है तो बेटी सेटल हो गई, अपने आप बड़ी पोस्ट पे बैठा है, बड़ी उपाधि ले ली। 20 साल कैसे भागे पता ही नहीं चला। और इन 20 सालों में मरना तो बलबन को था, क्योंकि उसकी उम्र थी, लेकिन लास्ट में मर गया नासिरुद्दीन महमूद, ये एक्सपायर हो गया। सोचो, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम है, इल्तुतमिश को मरे कितने साल बीत गए, लेकिन बलबन अभी भी फिट एंड फाइन बैठा है। और बलबन का दामाद मर गया 20 साल राज करके, नासिरुद्दीन महमूद। दिखावटी राजा को असली राज नहीं था, असली राज चल रहा था बलबन का। अब शासक कौन बनेगा? भाई इसी की बेटी का हस्बैंड तो मरा है, तो यही संभालेगा। इसीलिए बलबन ने राजपाट संभाल लिया। 1266 से लेके 1286 तक 20 साल राज किया दिल्ली सल्तनत का शासक बनके। पहले संरक्षक बनके 20 साल काटे, और अगले 20 साल राजा के रूप में, सुल्तान के रूप में बलबन ने काटे। ये बहुत बढ़िया टाइम बीता। तो आप खुद देखो कि हिस्ट्री के 40 साल लगभग बलबन के हाथ में रहे हैं। पहले संरक्षक बना रहा, डिसीजन उसी के चले, फिर खुद राजा बन गया। लेकिन राजा बनने के बाद इसको दिक्कतें बहुत आई। कभी भी ना ये मत सोचना कि राजा बनना बड़ा आसान था। राजा बनने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कभी विद्रोह होते थे, कभी कोई मर्डर कर देता था, कभी प्लानिंग्स होती थी, हर चीज को देखना समझना। मल्टी टैलेंटेड लोग थे जो रुक पाते थे राजपाट की गद्दी पे, वरना बनते थे रुकनुद्दीन की तरह, शाह तुर्रान की तरह, और बहराम शाह की तरह, मसूद शाह की तरह, फिर गायब हो जाते थे। तो एक स्टेज पे, एक जगह पहुंचना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत टफ होता है। तो क्योंकि जब तक आप पहुंचे नहीं, आपके सामने टारगेट है, आप उसके लिए कोशिश करते जा रहे हैं। जैसे किसी भी स्टूडेंट के लिए क्लास में फर्स्ट आना आसान होता है, लेकिन हर साल उस चीज को मेंटेन करना वो टफ होता है। तो इसी तरह राजा बनना आसान था, पर राजा के रूप में बैठे रहना लंबे टाइम तक ये मुश्किल था। चलिए पहले इतना पहुंचते हैं बलबन तक। उससे पहले रजिया, बहराम शाह और इन सबको पढ़ लेते हैं।
ये नोट्स के फॉर्म में बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो रजिया सुल्तान है, 1236 से 1240 तक 4 साल शासिका रही। औरत ना होती तो शायद पिताजी की तरह 25-30 साल 40 साल काट जाती, क्योंकि यंग एज में बन गई थी, लेकिन महिला होना इसके लिए कहीं ना कहीं कमजोरी साबित हुआ। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु, कल पढ़ाया था, बामियान जाते टाइम रास्ते में बीमार पड़ गए थे, तो इल्तुतमिश की डेथ हो गई। इनका बेटा था नासिरुद्दीन, पहले ही मर चुका था वो, जिसके लिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। अगर ये जिंदा रहता ना नासिरुद्दीन, तो यही राजा बनता, रजिया की जरूरत ना पड़ती, वो कांट छांट और बुरा हाल ना होता। लेकिन क्योंकि ये पहले ही मर गया था, 1229 में तो इसका मकबरा 31 में तैयार हो गया था, इसकी डेथ हो गई थी 1229 में। इसी के लिए मकबरा दिल्ली का या भारत का पहला मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में। इल्तुतमिश द्वारा रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। भाई लड़का लायक नहीं है, बहराम शाह तो रुकनुद्दीन तो मेरी बेटी राजा के रूप में काम करेगी, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र होने लग गए उसी के राजपाट के दौरान ही, कि ऐसे कैसे औरत बन जाएगी, औरत की कैसे चलेगी, औरत कैसे राजा के रूप में काम करेगी। उलेमा वर्ग को पसंद नहीं आया, इन्होंने कहा धर्म के विरुद्ध है, और अमीरों को भी पसंद नहीं आया। भाई कोई महिला आदमी के कपड़े पहन के ऐसे हमारे ऊपर ऑर्डर चलाई, हमें पसंद नहीं, अमीरों का कहना था। अमीरों ने रुकनुद्दीन, रजिया का भाई है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन की गड़बड़ियां क्या है, अयोग्य था, और इसकी माँ हेड बन गई थी कहने के लिए। तो सुरा और सुंदरी ये लिखा हुआ है हिस्ट्री में कि ये आदमी शराब में डूबा रहता, चरित्र भी अच्छा नहीं था, तो ऐसा आदमी कितने दिन राज करेगा। मां थी इसकी शाहतुर्रान, ये मूर्ख थी और निरंकुश थी, कोई अंकुश ही नहीं। जिसने कभी इसको कुछ भी कहा था ना, मान लो किसी ने गुस्सा भी किया था, तो उसको पकड़ के मौत के घाट, किसने एक बार मेरे ऊपर गुस्सा किया तो मौत के घाट उतारो। ऐसे लोग थोड़े लंबे टिक सकते हैं। तो शाहतुर्रान इसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ रही, और इसका व्यवहार जो ठीक नहीं था। सुरा और सुंदरी में डूबा रहने वाला राजा कितने दिन राजपाट चलाएगा। नेक्स्ट है, चारों ओर अव्यवस्था फैल गई, इसके ऐसे काम थे तभी तो अव्यवस्था फैली, विद्रोह होने लग गए जगह जगह, सीमावर्ती राज्यों में भी। रुकनुद्दीन राजधानी छोड़कर गया, दिल्ली से निकलना पड़ा, क्यों? क्योंकि कभी मुल्तान में विद्रोह, कभी बंगाल की तरफ, कभी कन्नौज की तरफ, कभी ग्वालियर की तरफ, कभी सिंध की तरफ, तो राजा का तो कर्तव्य है ना विद्रोह दबाने जाएगा। तो राजधानी दिल्ली छोड़कर गया। तो रजिया ने मौके का फायदा उठाया। रजिया लाल कपड़े पहन के जनता के सामने आई कि देखो आपने कई महीने हो गए, आपने देख लिया कैसी ये शाहतुर्रान है और कैसा मेरा भाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सबसे मुक्ति मिले, तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं शासिका बनूं, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक उत्तम शासिका बनकर दिखाऊंगी। जनता परेशान थी, दुखी थी, दीन थी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये ना सही, आप आ जाओ, देख लेते हैं, क्या पता हमारा कुछ भला हो जाए। तो रजिया ने मौके का फायदा उठाया, जनता को अपने पक्ष में कर लिया। अब जनता पक्ष में है तो ये किसी का मर्डर भी करेगी तो बुरी नहीं लगेगी, और इसी का फायदा उठाएगी रुकनुद्दीन का मर्डर करके। रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी, जब वो लौटा ना दिल्ली वापस तो उसकी हत्या करवा दी। अमीरों प्लस उलेमा वर्ग को रजिया का सुल्तान बनना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि उलेमा वर्ग का कहना था कि ये शरीयत के अनुसार नहीं है, ये धर्म नहीं कहता कि कोई इनका धर्म कि भाई महिला जो है वो शासिका बने। और अमीरों को क्या दिक्कत कि ये डिसीजन कैसे ले पाएगी, औरतें कैसे ऐसी एक्सट्रोवर्ट हो सकती हैं, वो उतने बढ़िया डिसीजंस नहीं ले सकती हैं। तो दोनों उसके एंटी थे, लेकिन जनता इसके फेवर में थी। रजिया ने गैर तुर्क सरदारों को बड़े पद दिए, इसलिए ज्यादा चिड़े कि ये तो तुर्की जो लोग हैं, तुर्क सरदार, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म करवा देगी, ये तो गैर तुर्की को अगर देगी तो फिर हम कहां जाएंगे। और इस गैर तुर्की का एग्जांपल देखो, लाहौर और मुल्तान के सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया कि भाई गैर तुर्की को कैसे इसने हेड बनाया, तो विद्रोह कर दिया। मलिक याकूत, मलिक तो मैंने बताया ना उपाधि थी, सिपाह सालार मलिक, ये उपाधियां थी। आदमी का नाम है याकूत, इसको बना दिया अमीर ए आखुर, यानी अश्वशाला का प्रधान, घोड़ों की सेना का मुखिया। तो राजा की मेन ताकत घोड़े की सेना ही तो थी, तो घोड़ों की सेना का मुखिया कौन? तो इसने गैर तुर्क बना दिया जिसका नाम था याकूत। इस बात से कौन चिढ़ गए? सारे अमीर, सारे जो तुर्क सरदार थे। ऐसो में ही नाम है। भटिंडा के गवर्नर थे अल्तुनिया, इसने भी विद्रोह कर दिया। भटिंडा के गवर्नर ने भाई ऐसे कैसे तुर्क को छोड़ के गैर तुर्क को बनाया। अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी, तो इसने विद्रोह तो किया ही किया, इसने याकूत को भी मार डाला। जब याकूत और रानी ये रजिया सुल्तान आई तो रजिया को पकड़ के बंदी बना लिया और याकूत का मर्डर कर दिया। याकूत का पत्ता साफ हो गया, वरना याकूत हो सकता है अगला शासक बन जाता। नेक्स्ट है, रजिया विद्रोह दबाने भटिंडा गई तो बंदी बना ली गई। याकूत का मर्डर हो गया, इसको बंदी बना लिया। तुर्क अमीर जो है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, जैसे ही पता चला कि वो पकड़ी गई वो तो बंदी बना ली, तो जिसने बंदी बनाया उसकी कोई टेंशन नहीं, उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये तुर्क सरदारों ने कहा कि वो उसने कर दिया जो किया, हम अपने राजा को खुद बनाएंगे। तो तुर्क अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान बनाया। कौन बहराम शाह? रजिया का भाई, वो भाई जिसको जीते जी इसके पिताजी ने कभी पसंद नहीं किया। रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली, क्योंकि समझ में आया क्योंकि अल्तुनिया तुर्क सरदार था कि भाई ठीक है तुम्हें मुझसे दिक्कत है, मैं एक औरत हूं, तो एक काम करते हैं मेरा हस्बैंड राज कर लेगा, और मेरा हस्बैंड जो तुर्क सरदार है, तो जानबूझ के प्लान तरीका था ये। इसने शादी किससे कर ली? अल्तुनिया। अल्तुनिया को राजी कैसे किया कि अल्तुनिया देख तू कितना बड़ा बेवकूफ है, तूने याकूत को मारा, तुझे क्या मिला? तूने मुझे बंदी बनाया, तुझे क्या मिला? तुझसे बिना पूछे दिल्ली में सुल्तान बना दिया बहराम शाह को। अल्तुनिया जो है वो उसको लगा हाँ भाई गलत हुआ और मैं ही राजा बनने लायक हूं, तो वो इस तरह से रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली और दोनों दिल्ली की तरफ बढ़े राजगद्दी के चक्कर में। रास्ते में हत्या कर दी कैथल के निकट, डाकुओं ने मारा या इसके भाइयों ने मारा, जो भी रहा हो, रजिया सुल्तान की लाइफ का चैप्टर क्लोज हो गया। रजिया सुल्तान के बारे में लिखा गया हिस्ट्री में कि इसकी सबसे बड़ी कमी इसका महिला होना था। ये कोई कमी थोड़ी है, इसके अपने हाथ में तो था नहीं, जेंडर तो भाई भगवान की देन है। तो इंसान के रूप में ये बहुत बढ़िया शासिका थी, और अगर इसको मेल फीमेल से ना तोला जाए तो अपने टाइम की बेस्ट शासिका बनती अगर जिंदा रहती, क्योंकि महज 4 सालों में इसने जनता के मन पे राज कर लिया था। और जैसे आज हम देखें, हम कहते हैं भाई लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, हमेशा से राजा वही लंबा टिक पाता था जो लोगों का फेवरेट होता था। अगर लोग ज्यादा खुश नहीं होते थे ना, तो राजा की नीतियां लंबी नहीं टिकती थी, फिर उनको कहीं ना कहीं जाके नुकसान उठाना पड़ता था। तो ये लोगों की फेवरेट थी, अगर इसको पावर मिली रहती तो हो सकता है ये पिताजी से भी ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती। खैर, उनके बाद अगला राजा बनता है बहराम शाह।
बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पे किसने बिठाया? तुर्क सरदारों ने, अमीरों ने। तो फिर एक पोस्ट बनाएंगे अब ये। बहराम शाह महज 2 साल 1240 से 42 तक राज किया इसने। इल्तुतमिश का बेटा है। इल्तुतमिश के 3 बच्चे बताए मैंने तुम्हें। रुकनुद्दीन जिसकी मां थी शाह तुर्रान, जो कि गड़बड़ी वाला आदमी था। उसके बाद रजिया सुल्तान, और रजिया का मर्डर करने से पहले ही बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी के लिए चुन लिया था तुर्क सरदारों ने, अमीरों ने। तो इल्तुतमिश का बेटा था। एक नया पद बनाया गया। ये पद क्यों बनाया? ताकि इस पे तुर्क सरदार हेड बन के बैठ रहे हैं, और जो शासक बने, सुल्तान बने, वो कठपुतली बने। उसके धागे जो है ना, उसकी डोर जो है, वो नायब ममलिकात के हाथ में। जैसे उसको नचाएगा वैसे उसको नाचना है। ये सब सोच समझ के चालीसा कर रहा था। तो एक नई पोस्ट बनी, नायब ए ममलिकात, मालिक टाइप फील, ममलिकात, नायब ए ममलिकात, यानी शासक का संरक्षक है। ये डिसीजन ले सकता है शासक के बिहाफ पर। तो एतगीन नाम का आदमी है, ये फर्स्ट नायब ए ममलिकात बना, एतगीन। और इस एतगीन को बहराम शाह ने मार डाला। क्यों? क्योंकि बहराम शाह को हर काम में टोकता था, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो। तो इसको इरिटेशन हुई, यार मैं कैसा शासक हूं, ये आदमी मुझे हर काम पे टोकता है, फिर मैं किस बात का राजा हूं, मैं किस बात का सुल्तान हूं। गुस्से में आके हत्या कर दी। ये एतगीन अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं बना था, इसको चालीसा ने बनाया था। तो अब तुर्की सरदारों ने बहराम शाह को मार डाला कि तू कैसा राजा है, तेरे अंदर लायक थी क्या राजा बनने की? हमने तेरे ऊपर एहसान किया, तुझे राजा बना दिया, कठपुतली की तरह रहना था तो रहता, और नहीं तो फिर तुझे हटना पड़ेगा। इसका मर्डर कर दिया। यानी देखो चीजें कैसे बदलती जा रही हैं। कितनी अच्छी शासिका थी रजिया सुल्तान, उसका भी मर्डर हो गया। उसका नालायक भाई था बहराम शाह, कहने को हेड बना, लेकिन फिर कहा कि नहीं तू काम नहीं कर पाएगा, तो एक नई पोस्ट बना दी। उस पोस्ट पे जो बैठा उसका मर्डर कर दिया बहराम शाह ने। इस बात से चिढ़ के तुर्की सरदारों ने बहराम शाह का मर्डर कर दिया। तो इस बात को समझो कि सबसे बड़ी पावर जो तुर्की सरदारों के हाथ में आ गई। यही राजा को बनाएंगे और यही राजा को हटाएंगे। इसके बाद इसका अगला जो आदमी चुना गया, मसूद शाह। बहराम शाह के बाद मसूद शाह। मसूद शाह कौन है? इल्तुतमिश का पोता है। यानी 3 बच्चे थे जो बड़े राजा के रूप में हमने देखे इल्तुतमिश के। कौन कौन? रुकनुद्दीन था, रजिया सुल्तान थी, और बहराम शाह। इसके भाई तो थे दोनों ये। अब इनकी पीढ़ी पुरानी हो गई और उससे अगली पीढ़ी यानी पोते आ गए इल्तुतमिश के। तो उसका नाम है मसूद शाह। ये भी लंबा नहीं टिका, 4 ही साल टिका। इल्तुतमिश का पोता नासिरुद्दीन महमूद अगला आ गया। इसके बाद अगला आ गया नासिरुद्दीन महमूद। ये भी इल्तुतमिश का पोता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं फायदा मिला और ये 20 साल टिक गया। कारण इसने कभी विद्रोह किया ही नहीं, इसने कभी कहा ही नहीं कि संरक्षक की बात नहीं मानूंगा। बलबन ने जैसे कहा वैसे इसने काम किया, तो बलबन इसका संरक्षक था, नायब ममलिकात था। नासिरुद्दीन महमूद, ये 2 पोते हैं इल्तुतमिश के, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। ये देखो लगभग 20 साल राज कर गया। ये राज क्या कर गया? एक कठपुतली की तरह बैठा रहा और जैसे चाहा बलबन ने वैसे काम किया। इसके समय बलबन शक्तिशाली होने लगा, इनफैक्ट हो गया, सारी ताकत उसी के हाथ में है। इसके ऊपर बुक है, नासिरुद्दीन के ऊपर एक बुक लिखी गई है, तबकात ए नासिरी। ये लिखा गया कि बहुत संत टाइप का अच्छा आदमी था ये। मिनहाज उल सिराज राइटर का नाम है। तो एक किताब जो हमें बताती है ये पूरी कहानियां कि कैसे इसने 20 साल काम किया, बलबन ने क्या किया, कैसे ये संत टाइप का आदमी था और कैसे ये अपनी मर्जी से काम नहीं करता था, जैसा वो चाहता था बलबन वैसे काम करता था। बुक का नाम है तबकात ए नासिरी। नासिरी में देखो नसीरुद्दीन तुम्हें अपने आप दिखेगा। तो तबकात ए नासिरी किसके लिए लिखी किताब है? इस नसीरुद्दीन के लिए। किसने लिखी है? मिनहाज उल सिराज ने। नेक्स्ट देखो, बलबन की पुत्री की शादी नासिरुद्दीन से कर दी। ये बलबन चालाक आदमी है, अपनी बेटी को भी शकल कर रहा है। तब इसके मन में था कि मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं, कहीं कल को मैं खिसक जाऊं, मर जाऊं, तो कम से कम मेरी बेटी जो है सुल्तान की पत्नी तो कहलाए। तो अपने जीते जी सुल्तान से अपनी बेटी की शादी कर दी। सोचा क्या था और हुआ क्या? सोच रहा था मैं मरूंगा, लेकिन सुल्तान मर गया। सुल्तान मर गया और ये अगले 20 साल के लिए राजा बनेगा। तो बलबन नायब ममलिकात घोषित हो गया कि भाई नासिरुद्दीन को शायद उतना बढ़िया काम करना ना आए, तो बलबन इसका संरक्षक है, नायब ममलिकात है। एतगीन था ना पहला बहराम शाह के टाइम जिसका मर्डर हुआ था। तो बलबन को उलूग खां की उपाधि दे दी। इसने अपने ससुर को कहा कि आप उलूग खां की उपाधि से नवाजे जाएंगे। जैसे आज भारत रत्न पद्म विभूषण मिलते हैं ना, ऐसे उस टाइम उलूग खां की उपाधि मिलती थी। बलबन उलूग खां कहलाया। उलूग खां कई हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 1265-66 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। बलबन से काफी यंग था नासिरुद्दीन, क्योंकि ये तो इल्तुतमिश का पोता है, और जबकि बलबन जो था वो तो उसका नौकर था। बलबन काफी एज है, उसको मरना था, लेकिन मर कौन गया? ये राजा इल्तुतमिश का पोता नासिरुद्दीन महमूद। इसकी मृत्यु हो गई, बलबन अगला शासक बना, क्योंकि अब उनके खानदान में कोई ताकतवर नहीं था। भाई इल्तुतमिश के बेटे बन के देख लिए, बेटी बन के देख ली, उसके पोते बन के देख लिए, आपको बचा ही नहीं ऐसा। तो बलबन ने कहा 20 साल से तो मैं ही काम कर रहा हूं, अगला शासक मैं ही बनूंगा। तो बन गया शासक। 1266 से 1286 20 साल इसने राजा के रूप में, सुल्तान के रूप में काटे, और पिछले 19-20 साल ये संरक्षक रहा था नासिरुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट देखो 1285। अच्छा फिर ये क्या हुआ, कैसे मरा फिर बलबन? 1266 से बढ़िया काम चला, बड़ा चालाक आदमी था। जब ये राजा बना ना, तो राजा बनने के बाद थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर ये स्लाइड्स आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। देखो क्या हुआ, ये राजा बन गया। ये किसका मेंबर था पहले? सबसे पहली बात तो बलबन खुद एक गुलाम था। तो सबको ये बात पता थी, ये छिपी बात थोड़ी थी। इसके संगी साथी सब ये क्या था, ये खुद नौकर था, गुलाम था, राजा बन रहा है अपने आप को। जब ये उनको ऑर्डर देगा तो उनको पसंद थोड़ी आएगा। कल तक हमारे साथ नौकरों की श्रेणी में बैठता था, आज ये शासक बन गया, तो वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि गुलामी से उठा था बलबन। इसीलिए बलबन के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। जैसे इसको कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं, डरते थे इससे, लेकिन ये था कि हाँ ये बड़ा आया राजा, इसका खान पान रहन सहन कल तक हमारे जैसा ही तो था, ये कहां से राजा बनने लायक है। मन में ये होता है ना, जैसे किसी गांव से कोई आदमी उठ के और बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, तो उस गांव के लोग कभी भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, कभी भी। वो कहते हैं अच्छा कल तक तो यही ना था, ये कोई लायक थोड़ी था। कारण उन्होंने उसके बचपन को देखा, उसकी जवानी को देखा, उसके अच्छे बुरे दिन भी देखे, तो उनके दिमाग में वो इंपॉर्टेंस नहीं होती जो कि बाहर वालों के दिमाग में होती है। तो बलबन की कीमत बाकियों के लिए होगी, लेकिन जो बलबन के संगी साथी गुलाम थे, जिन्होंने बलबन को बहुत क्लोज से देखा था, जाना था, वो जानते थे कि बलबन नॉर्मल सा आदमी था, आज बेशक शासक बन गया। वो ये नहीं देखते कि इसने धीरे 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 अपने अंदर काबिलियत पैदा कर ली, योग्यता पैदा कर ली। जैसे बाहर से देखने में चीजें थोड़ी पता चलती हैं, इंसान टाइम बीतने के साथ साथ योग्यता हासिल भी तो कर सकता है। तो बलबन एक गुलाम था, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, कोई इसको राजा मानेगा ही नहीं शुरू में। इसीलिए बलबन ने सबसे पहले अपने
व्यवहार को चेंज किया, पूरी तरह बदल लिया। कहीं कहीं लिखा है बलबन एक बहुत अच्छा अभिनेता था, बहुत अच्छा एक्टर था। बलबन ऐसे स्ट्रिक्ट हो गया और इसने कहा भाई मेरी जो चीजें हैं ना वो बहुत प्लान्ड और मैनेज तरीके से होनी चाहिए। तो बलबन ने अपना एक जो गेटअप बनाया वो भी प्रॉपर सुल्तान वाला, ऐसे नहीं कि नॉर्मल लोगों के बीच में जाके खड़ा हो गया, प्रॉपर रहन सहन, खान पान, आदतें, व्यवहार सब बदल लिया। और बलबन ने लोगों से, जैसे पहले क्या था कि बीच में खड़ा है कहीं भी बातचीत कर रहा है, अब इसने कहा कि राजा मैं सुल्तान हूं और मैं गद्दी पे बैठूंगा, हंसना बंद कर दिया, मुख मुद्रा बदल ली, चेहरा बिल्कुल सीरियस कि भाई हाँ ये राजा है। तो इसके जब राजा इस तरह के बिहेव करेगा तो लोग अपने आप सीधे हो जाएंगे। जैसे लोगों के साथ ना बातचीत करना, ना घुलना, ना मिलना, ना शराब पीना, क्योंकि उससे रियलिटी सामने आ जाती ना, तो मुख मुद्रा बिल्कुल अलग, वो हंसना बोलना मस्ती मजाक सब बंद कर दिया और एक सीरियस टाइम का और बहुत जैसे बड़ा सोच समझ के बातचीत करता हो इस टाइप का आदमी बन गया। और जनता से बातचीत बिल्कुल बंद, सिर्फ वजीर इस तक बात पहुंचाएंगे। मान लीजिए दरबार में बैठा है, यहाँ कोई जनता आई है अपनी बातें करने, तो सीधे राजा नहीं सुनेगा, सुनेगा नहीं, अपनी बातें पहले वजीर को बताओ और वजीर इसके सामने बातें। यानी एक स्टाइलिश टाइप का आदमी बन गया और बहुत रुतबे के साथ कपड़े पहन के आएगा, पूरे राजसी वस्त्र धारण करेगा और किसी से बातचीत नहीं करेगा, बिल्कुल हमेशा से सीरियस टाइप का चेहरा बना के रखेगा, हंसना मस्ती करना सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके उस व्यवहार को देख के लोगों को लगेगा कि शायद ये हमसे अलग है। आपने नोटिस किया है जो आम आदमी होता है ना वो लाइफ को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जीता है। क्यों? क्योंकि वो हंसने के टाइम हंसता है, मौज मस्ती करता है, खुश रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे ऐसा नहीं करना क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बदलती जाती है, एलीट क्लास में जो इंसान आ जाते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से हंसना बंद कर देंगे, वो मस्ती मजा बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो बहुत सीरियस तरीके से बैठे रहे। आप अगर कभी कहीं पे किसी सोशल फंक्शन में गए हैं, कभी आप कभी जो ये काव्योत्सव होते हैं ना जहाँ कवि वगैरह आते हैं, तो इनको स्पॉन्सर किया जाता है क्योंकि फ्री में कौन आएगा। जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं ना, एक एक कवि कई कई लाख रुपए में आता है। हमने करवाया है ये सम्मेलन इसलिए बता रही हूँ। तो वो जो कवि आते हैं ना उनके आगे ढेर दुनिया बैठी होती है, ढेर, चाहे कुमार विश्वास हो या मुनव्वर राणा जी हो या कितने बड़े, हम सब लोगों के, हमने इन सबके साथ बातचीत की है, इन सबके साथ हमने बहुत सारे फंक्शंस कराए हैं। तो आपको ये बहुत अंदर की बात बता रही हूँ। जब ये लोग आते हैं ना तो नॉर्मल इंसान है हमारी तरह, वहां बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया काव्य पाठ चल रहा है, तो जो उस काव्य पाठ में सबसे आगे की पहली लाइन, फ्रंट लाइन, वो स्पॉन्सर्स की होती है। वो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं उस पूरे फंक्शन को अरेंज कराने में। भाई देखो टेंट भी लगता है, किसी कॉलेज का ऑडिटोरियम लिया जाता है, वहाँ पानी की व्यवस्था होती है, वहाँ माइक सिस्टम आता है, हर चीज पैसे से होती है, फ्री में कुछ नहीं होता। आदमी जो कभी उठ के आ रहे हैं, कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई राजस्थान से, प्लेन यूज करके आते हैं या अपनी कार से आते हैं, फिर वो कहीं रुकते हैं, रेस्ट करते हैं कोई होटल के रूम्स में, फिर वो खाना भी खाते हैं। यानी आप ये मानो खर्चे का काम है। एक कवि अगर बहुत बढ़िया है तो 10-20 लाख रुपए लेता है और छोटा मोटा है तो 30-40-50 इतना तो देखो चाहिए, उनको भी अपना घर चलाना है। तो जब ये लोग आते हैं ना काव्य पाठ करते हैं तो इनके ऊपर वाहवाही करने वाले, ताली बजाने वाले, मस्ती करने वाले सिर्फ पीछे की पंक्ति या बीच वाले लोग होते हैं। जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है, इनको बुलाया है, जो सबसे पैसा खर्च करके जिसने ये सारा अरेंजमेंट किया है, वो पहली लाइन होती है। वो कभी नहीं हंसती मिलेगी आपको, वो बहुत सीरियस कंडीशन में बैठे होते हैं और बिल्कुल अलग थलग उनका पहनावा, उठना बैठना, जो उनका तौर तरीका है ना बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि बलबन की नीति समझ जाओ कि जनता को ऐसा लगे कि हम भी इन जैसे हैं, तो वो लाइफ को उस तरह से जी नहीं पाते जैसे कि जीनी चाहिए। सबसे ज्यादा मजा जो कर सकता है, मस्ती कर सकता है, वो मिडिल क्लास वाला आदमी, क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं है कि उसको कोई देख रहा है। जो नीचे की श्रेणी का वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बहुत हाई लेवल पे है उसको अपना एक तरीका, जैसे बलबन मेंटेन कर रहा था ना कि दूरी रखना, हंसना नहीं है और ऐसा ना लगे कि भाई मैं जो है बड़ा मजाकिया टाइप का आदमी, वरना लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। तो जैसे आज एलीट क्लास करती है, ऐसे बलबन ने अपना व्यवहार बदला और व्यवहार बदल के इसने ये कर दिया कि मैं बिल्कुल अलग आदमी हूँ। लेकिन इसके टाइम में भी ना मंगोलों के आक्रमण होते थे, मंगोलों के आक्रमण। तो इसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल कहां से आते थे? पाकिस्तान वाले रीजन से। इसने बड़े बड़े किले बनवा दिए, उन किलों के द्वार बंद करके और सेना उसमें भर दी। ऊपर से जैसे मंगोल आए तो ऊपर से तीर बरसाएं और गर्म तेल उड़ेल दे उनके ऊपर। लेकिन ऐसे ही अभियानों के बावजूद मंगोल लगातार बर्बर थे, आते रहे। और इसका बड़ा बेटा था शहजादा मोहम्मद, वो ऐसे ही किसी अटैक में मारा गया। वो इतना इसको दुख हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा, मैंने कितना कुछ किया और मेरा बेटा, दो ही बेटे थे इसके, बुगरा खां और मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद, बड़ा बेटा मोहम्मद ज्यादा लगाव था। तो उसके गम में ये बैठ गया बस। फिर ऐसा शोक में डूबा कि उठा ही नहीं और 1286 में फाइनली जाके इसकी डेथ हो गई। वैसे भी कितना जीता, आज का थोड़ी कब से हम पढ़ रहे हैं बलबन बलबन, तो बलबन लंबा जिया पर बेटे की मौत एक कारण बनी इसके शोक का। तो क्या हुआ देखो, 1285 में मंगोलों के साथ युद्ध में शहजादा, इसका बड़ा बेटा मोहम्मद की मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो का नाम सुना होगा ना आपने, जिसको हम कहते हैं कि ये आज जो मैं ये भाषा यूज कर रही हूँ खड़ी बोली है, ये खड़ी बोली किसने दी है? अमीर खुसरो ने। तोताए हिंद कहलाते हैं ये। इन्होंने बहुत सारी कविताएं और पहेलियां, मुकरियां रची हैं। तो ये बहुत बड़ा आदमी है और इसकी खासियत है कि 7 सुल्तानों के राजपाट में इसने काम किया है। यानी 7 सुल्तान आए और चले गए, आए और चले गए, ये बैठा रहा। तो आप पहली बार नाम सुन रहे हैं अमीर खुसरो का आज। ये किसके दरबार में था? बलबन के बेटे के दरबार में। लेकिन जब उस पर अटैक हुआ, वो मारा गया, तो ये अपना भाग के आ गए बलबन के पास कि जी वो तो मर गया, हम तो आपके आश्रय में आएंगे। तो अमीर खुसरो, 7 सुल्तानों का काल देखा इस आदमी ने। बलबन शोक में डूब गया, बड़ा बेटा मर गया तो शोक में वो परेशान, फाइनली मर गया वो भी। बलबन के 2 पुत्र थे, मोहम्मद खान और बुगरा खान। लेकिन बुगरा खान कभी भी राजा नहीं बना, इसके पोते राजा बने थे। बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा यानी पाकिस्तान पर मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया था। उस मजबूत दुर्ग के बावजूद इसका बेटा मारा गया था, तो ये दुख था बलबन को कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है बलबन के समक्ष क्या चुनौतियां थी। बलबन को दिक्कत क्या आई? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि खुद ये गुलाम था, चालीसा का मेंबर था, सब इसको पर्सनली जानते थे। इसको कोई राजा कैसे मान लेगा? भाई हमारे जैसा राजा कैसे बन गया? तो इसको पहली चीज तो अपना व्यवहार दूसरों से अलग करना पड़ेगा, लोग सच में माने कि ये राजा है। तो चुनौतियां, सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। मैंने अभी पढ़ाया बहराम शाह के टाइम एक नई पोस्ट बनी, नायब ममलिकात, और फिर लंबे टाइम तक ममलिकात ही मेन आदमी बन गया। और ये खुद भी तो ममलिकात था, किसका? नासिरुद्दीन का। तो जिस पोस्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, राजा बन के उस पोस्ट को कैसे खत्म कर देगा? और अगर नहीं खत्म कर सकता तो जो अब नायब बनेगा वो तेरे ऊपर राज करेगा। यानी अब उसी पोस्ट का मजाक उड़ाना है जिस पे खुद बैठा था 20 साल से, अब उसी पोस्ट की बुराई करनी है जिस पे खुद बैठा हुआ था 20 साल से। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। तो नायब ए ममलिकात, सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था, तो वो पोस्ट खत्म करनी थी, वरना नहीं चलेगी इसकी। मंगोलों से राज्य की रक्षा करनी थी, ये भी दिक्कत थी, तभी तो किले बनवाए, लेकिन उन किलों के बावजूद इसका बड़ा बेटा मारा गया
किया था और कानून और व्यवस्था की स्थापना करनी थी, क्योंकि कानून बहुत बुरी तरीके से ये मान लीजिए कि टूट फूट टाइप, क्योंकि 20 साल से जो राजा काम कर रहा था वो उतना लायक नहीं था और इन्हीं सबके ऊपर बहुत ढंग से काम किया इस आदमी ने। खुद गुलाम था ना, गुलामों के प्रति इसके मन में बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार। और कहते हैं, एक बार बताइए कि कोई सूबेदार थे, सूबेदार तो बड़ी पोस्ट होती है, उसने अपने गुलाम को मार डाला, पीट पीट के मार दिया, उसकी हत्या कर दी। ये बात इसको पता चली बलबन को, तो बलबन खुद वहां गया और उसने 500 कोड़े मरवाए उस अमीर आदमी को कि तूने गुलाम को मारा कैसे। एक बार एक बड़े आदमी ने, ऐसे इख्तियार ने अपने गुलाम के मुंह पे चांटा मारा, तो इसने भरी भीड़ में उस बड़े आदमी को जूतों से पिटवाया। तो मतलब ये गुलामों को बहुत प्यार करता था, खुद भी तो गुलाम था ना, ये फील करता था कि यार ये नौकर है बेचारे, लेकिन कितने दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये अच्छा आदमी न्याय के लिए भी जाना जाता है। आज स्लाइड्स इतनी ही हैं, ये 9 ही आपकी स्लाइड्स थी, इसके बाद तो स्लाइड मैंने ये खुद बनाई थी बाद में। ये 9 स्लाइड हैं, एक बार फिर से सारी मैं आपके सामने, ताकि आप लोगों को ना नोट्स बनाना आसान दिखे। यहाँ से नोट्स बना लेना, जैसे फिर पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ये पहली स्लाइड है रजिया सुल्तान। कल इल्तुतमिश आपने लास्ट पॉइंट लिखा होगा, बामियान जाते समय उसकी डेथ हुई। यहाँ से आज शुरू करना रजिया सुल्तान का, इसके बारे में कि क्या था कैसे था। इसके बाद रुकनुद्दीन के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा बस, कि वो अयोग्य था, उसकी माँ जो थी उसने गड़बड़ की, जिस कारण जनता ने पसंद नहीं किया, सरदारों ने विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह दबाने बाहर गया तो इसकी बहन जो है लाल कपड़े पहन के रजिया जनता के सामने आई और उसने कहा मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं राज करूं और मुझे लगता भी है कि मैं अच्छी शासिका बन सकती हूँ। फिर रुकनुद्दीन को मार डाला। रजिया महिला थी, ये तो थी ही कमी। एक कमी क्या मानी कि इसने गैर तुर्क सरदारों को हेड बनाया। इसने अपनी प्लानिंग सोची थी कि अगर तुर्की हेड रहेंगे तो मेरे सिर पे हमेशा भार रहेगा, गैर तुर्क को भी बराबरी पर ले आऊं। तो ये वो वाली स्लाइड है। इसके बाद रजिया, उलेमा, क्या पूछा उलेमा कौन थे? जैसे हमारे होते हैं ना हिंदू धर्म में, देखो जैसे अशोक ने बनाए थे धम्म महामात्र, याद है धम्म महामात्र, जो एक्सप्लेन करते थे। ऐसे ही उलेमा एक वर्ग था जो इस्लाम धर्म में क्या कुछ लिखा है। अब जैसे तुम और मैं हैं, हम लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, मैं खुद अपने एग्जाम में मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे थोड़ी पता कि वेदों में क्या लिखा है। तो जो लोग उनको एक्सप्लेन करेंगे, जो बताएंगे कि हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज है, ऐसा ऐसा है, जनता को थोड़ी पता होती है सारी बातें, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे संत महात्मा टाइप के लोग। तो इसी तरह से उलेमा एक वर्ग था जिसने शरीयत के कानून, इस्लाम धर्म के जो भी कानून है उनको एक्सप्लेन करने का उनका काम था। और वो लोग ये मानते थे कि शासक जो है ना उसको धर्म के पक्ष में काम करना चाहिए। तो वो राजाओं को हमेशा टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सजेशन कि ये ठीक नहीं है, शरीयत के अनुसार नहीं है, ऐसा मत कीजिए, ये हमारा धर्म विरोध है, इस तरह की बातें, उसे कहते थे उलेमा वर्ग। ठीक है, चलिए, तो रजिया कैसे कैसे क्या हुआ, रजिया ने किससे शादी की? रजिया याकूत को इंपॉर्टेंस दे रही थी, लेकिन याकूत का मर्डर किसने कर दिया? अल्तुनिया। फिर फाइनली इसने अल्तुनिया से शादी कर ली, वापसी में दिल्ली आते वक्त कैथल में इन दोनों का मर्डर कर दिया। फिर इसका भाई बहराम शाह जो कि लायक नहीं था वो बना, तो सरदारों ने कहा एक पोस्ट बनाते हैं नायब ममलिकात, और फर्स्ट नायब ममलिकात एतगीन बना, जिसका कि मर्डर खुद बहराम शाह ने दुखी होकर कर दिया। हर बात पे टोकता था, बहराम शाह ने मर्डर कर दिया। बहराम शाह का मर्डर किया तुर्की सरदारों ने कि आज इसकी इतनी हिम्मत है, कल ये हमें भी मार देगा, तो अपनी सेफ्टी के लिए इसको मार दिया। नेक्स्ट मसूद शाह बना। अब इल्तुतमिश के